इंटर करने के बाद हमने सोचा कि कोई टेक्निकल डिग्री ले लेते हैं। उस समय मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स चलता था, तो हमने इंस्टीट्यूट में जाकर के मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स सीखा। इसके बाद हमारे दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना ही अब बच्चे को पढ़ाया जाए। मेरे पास पैसा तो था नहीं, तो पापा के पास पैसा था घर बनाने के लिए रखे हुए थे, तो पैसा मंगवा करके हमने गाँव में प्राइवेट स्कूल खोल दी। वह बिजनेस मेरा फेल हो, पैसे तो कमाने पड़ेंगे ही, तो हमने जनरल कमीशन की तैयारी करने के लिए पटना चले गए। कई एग्जाम भी दिए लेकिन उसमें असफल रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं सिविंदर कुमार आप सभी लोगों को जोश टॉक मुजफ्फरपुर के माध्यम से अपने ज़िंदगी का सफ़र जो तय किया है और तय करने के बाद आज यूट्यूब पर पहुंच करके मैं पैसे कमा रहा हूं, इसी के बारे में आपको कुछ बताने जा रहा हूं। मेरा अभी यूट्यूब पर 2 चैनल है, एक पे 1 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर है और एक पे 3,35,000 है। तो यहाँ तक मैं कैसे पहुँचा, यही आपको अभी बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, मैं मुजफ्फरपुर के एक छोटे से गाँव से बिलोंग करता हूँ और ऐसे गाँव में मैं रहता हूँ जहाँ पे आज भी कोई सरकारी नौकरी में नहीं है। और वहाँ से हम लोग की पढ़ाई शुरू होती है और जिस समय पढ़ाई करते थे बड़े मज़े आते थे और कोई ना चिंता ना कोई फिक्र थी, बस पढ़ रहे थे और यह सोचकर पढ़ रहे थे कि गांव के लोग कहते हैं कि पढ़ने से बुद्धि होता है, और बस ज्ञान के लिए पढ़ रहे थे। हम बहुत ही पीछे वाले बेंच पे और आगे वाले बेंच पे बैठने वाले विद्यार्थी नहीं थे, हम बिल्कुल बीच के डेस्क पे बैठने वाले विद्यार्थी थे। अब बीच पे इसलिए बैठते थे क्योंकि जब भी टीचर आते हैं तो या तो पीछे वाले से सवाल करते हैं या आगे वाले से, बीच वाले को छोड़ दिया जाता है। तो हम पढ़ने में थोड़ा सा कमज़ोर थे, इसलिए बीच वाले बेंच पर ही बैठा करते थे। जब हम अपने आप को सोचे कि अब हमें पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, तो वो 7वीं क्लास थी और 7वीं क्लास में हमने खुद को सुधारने का निर्णय लिया कि अब यहाँ से हमें पढ़ाई पर थोड़ा सा फोकस करना होगा। और बिहार के जब आप गांव में जाकर के देखेंगे तो वहाँ पे केवल पढ़ाई के नाम पर मैथ्स पढ़ाए जाते हैं, केवल मैथ्स, और वहाँ के जो शिक्षक होते हैं केवल मैथ्स ही पढ़ाते हैं। तो हमने सबसे पहले मैथ्स पे ध्यान दिया और 9वीं 10वीं जब हमने किया तो मैथ मेरा बहुत बढ़िया हो चुका था। जब 9वां 10वां कर लिया तो गांव से लोग उस समय शहर भेजते थे बच्चे को पढ़ने के लिए, गांव से बाहर। तो हमने इंटर की पढ़ाई करने के लिए लोगों से पूछा कि कौन सी सब्जेक्ट लिया जाए, तो सभी लोगों ने कहा कि अगर पढ़ने में अच्छा हो तो साइंस ले लो। कमज़ोर विद्यार्थी कॉमर्स और आर्ट्स लेता है, तो हम कहे कि हम तो पढ़ने में अच्छा है, हमको साइंस लेना चाहिए, तो हमने साइंस ले लिया। साइंस लेकर मुजफ्फरपुर में पढ़ाई करने के लिए चला आया। अब ये हम उस समय नहीं सोच रहे थे कि हम जो मुजफ्फरपुर पढ़ने जा रहे हैं, वहाँ पढ़ाई में क्या खर्च आएगा, रूम रेंट भी देना होगा, ट्यूशन फी भी देना होगा। बस गाँव से चले आए। जब यहाँ पे आए तो पता चला कि यहाँ गाँव में एक ट्यूशन पढ़ते थे, लेकिन यहाँ पे एक ट्यूशन से काम नहीं चलेगा। आपको फिजिक्स का अलग पढ़ना है, केमिस्ट्री का अलग पढ़ना है, मैथ का अलग पढ़ना है। अब तो दिन का आधा समय ट्यूशन पढ़ने में चला जाता था। फिजिक्स की कोचिंग से निकले, फिर मैथ्स की कोचिंग में जाओ, मैथ की कोचिंग से निकले, अब केमिस्ट्री में जाओ। तो ऐसे मेरा दिन का आधा समय चला जाता था। सुबह उठते खाना बनाने में समय, रात को खाना बनाने में समय, तो ऐसे में हम लोगों का इंटर गुजर गया। और इंटर के जब स्टार्टिंग पीरियड थे, लोग पूछते थे कि किस विषय से पढ़ाई कर रहे हो, तो एकदम सीना तान के बोलते थे कि साइंस लेके पढ़ते हैं। मतलब प्रभाव पड़े कि ये बहुत ही होनहार बालक है और बहुत ही तेज है। लेकिन जैसे जैसे 11th खत्म हुआ और गार्जियन से पैसा लेते थे, तो ट्यूशन फी जब मांगने पड़ते थे तो सोचना पड़ता था कि गार्जियन सवाल करेगा कि उतना पैसा भेजते हैं क्या होता है, क्योंकि हमारे गार्जियन ऐसे थे जो अभी भी कंस्ट्रक्शन का काम करवाते हैं उत्तर प्रदेश में, और इतना पैसा आ जाते हैं जिससे कि परिवार चले। तो पैसा मांगने के लिए सोचना पड़ता था कि कैसे पैसा मांगे, क्योंकि जब हमें वो पैसा देते थे तो घर पे पैसा नहीं मिलता था। अगर वो घर पे पैसा देते थे तो फिर हमें पैसा मांगने में दिक्कत होती थी। तो कोचिंग का फी भी देने में थोड़ी सी परेशानी हुई, लेकिन गार्जियन हमें सपोर्ट करते थे। इसके बाद हमने किसी तरह से इंटर की पढ़ाई की और पैसों की कीमत तब हमें पता चला जब मेरे जेब में 550 रुपये थे और यहाँ से जिस जगह पे रह रहे थे वहाँ पे कुछ लड़के लोग रह रहे थे। वो बोला कि चलो सोनपुर मेला घूम करके आते हैं। हमने सोनपुर मेला 550 रुपये लेकर के घूमने निकले। लेकिन मेरे घर पे मम्मी बताती थी कि शहर में रहते हो तो बहुत होशियारी से रहना, 2 जेब में पैसा डाल के रखना। तो हमने एक जेब में 500 रुपया डाल के रखा था और एक जेब में 50 रुपया। जब मैं सोनपुर स्टेशन पे उतरा तो वहाँ पे मेरे जेब में तो 550 लेकर के यहाँ से चले थे, लेकिन मेरे जेब में मात्र 50 रुपये थे, यानी 500 रुपया मेरा कहीं खो गया था। अब इसके बाद वहाँ मेला भी घूमना था, सभी लोगों ने मेला घूमा। मेला घूमने के बाद फिर सभी का पैसा वहाँ खत्म हो गया। पैसा इसलिए खत्म हो गया कि उसमें 3 लड़का थे। एक लड़का ने सोचा कि उसके पास पैसा होगा और दूसरा लड़का ने सोचा उसके पास पैसा होगा और वो लड़का सोचा कि इसके पास पैसा होगा, लेकिन मेरे पास 50 रुपया ही था। अब अगले दिन यहाँ पे आने के लिए वहाँ से अगर हम बस भी पकड़ते तो 75 रुपया किराया था, लेकिन
और वहाँ से अगर रेलवे स्टेशन जाते तो वहाँ का भी 15 रुपया किराया था। अब सोचे कि 50 रुपया है, अब स्टेशन पे जाएंगे, फिर वहाँ से फिर ऑटो पकड़ के रूम पे जाना है। तो हम लोगों ने वहाँ से पैदल चला और पैदल चलने के बाद स्टेशन पे गए और वहाँ से गाड़ी पकड़ के आए, ट्रेन पकड़ के आए। उस समय हम समझ गए कि पैसा भी एक चीज़ है जिसे संभाल करके रखना पड़ता है। अब हम इंटर कर चुके थे। इंटर करने के बाद हमने सोचा कि कोई टेक्निकल डिग्री ले लेते हैं। उस समय मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स चलता था, तो हमने इंस्टीट्यूट में जाकर के मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स सीखा, ताकि घर पे जाकर के मोबाइल रिपेयरिंग करेंगे, क्योंकि उस समय मोबाइल बहुत ज़्यादा खराब होते थे। रिपेयरिंग करके पैसे कमाएंगे। फिर गाँव में बिजली की दिक्कत थी। शहर में तो बिजली अच्छी थी, लेकिन उस समय गाँव में 2013 के समय में उतनी अच्छी बिजली नहीं थी। तो हमने कहा कि बिना बिजली की मोबाइल दुकान नहीं चलेगा। तो हमने वो बिजनेस भी छोड़ दिया। हालाँकि कुछ सामान हम पापा से पैसा लेकर के मंगवाए थे दिल्ली से कि दुकान स्टार्ट करना है, और वो सामान हम दूसरे दुकानदार को हम दे दिए। इसके बाद हमारे दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना ही अब बच्चे को पढ़ाया जाए। मेरे पास पैसा तो था नहीं। गार्जियन को बोले कि हमें अब बीटेक वगैरह ये सब नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे इंजीनियर लोग घूमते मिलते हैं हमें। बच्चे को पढ़ाना शुरू किया। बच्चे के पढ़ाना जब शुरू किया तो बहुत सारे बच्चे मिले गाँव में। फिर हमने एक प्राइवेट स्कूल जो पापा से ही पैसा मांग करके, पापा के पास पैसा था घर बनाने के लिए वो रखे हुए थे, वो पैसा मंगवा करके हमने गांव में प्राइवेट स्कूल खोल दिए। लेकिन वह बिजनेस मेरा फेल हो गया। शिक्षा को भी एज ए बिजनेस माना जाता है। हमने कुछ पैसे कमाने के लिए ही अपना वो स्कूल खोला था, लेकिन मैं वहाँ पर फेल हुआ। फेल होने के बाद मेरा उसी बीच में शादी तय हो गया, और जब शादी तय हुआ तो हमने सोचा कि अगर शादी हो जाएगा इसके बाद पैसे तो कमाने पड़ेंगे ही। तो हमने जनरल कमीशन की तैयारी करने के लिए पटना चला गया। पटना जाने के बाद फिर 1 साल वहाँ पे हमने तैयारी किया, कई एग्जाम भी दिए, लेकिन उसमें असफल रहे। फिर हम सोचे कि अब यहाँ पे पढ़ेंगे तो गाँव के लोग बोलेंगे कि शादी ब्याह हो गया है फिर भी पढ़ाई करता है, ये उम्र उसको कमाने का है। तो हमने कहा कि अब घर पे जाकर के ही कोई ना कोई काम करना पड़ेगा। गार्जियन से तो पैसा मांग नहीं सकते थे, क्योंकि 2 बार हमने पैसा मांग करके उसे बर्बाद कर चुका था। हालांकि गार्जियन का सपोर्ट था मेरे ऊपर कि हम जो भी कहते थे वो मानते थे, ना नहीं कहते थे, लेकिन फिर भी एक दर्द था दिल में। गार्जियन के चेहरे को देख करके या गार्जियन की स्थिति को देख करके एक दर्द था। हमने सोचा कि अब क्या किया जाए। उस समय हमारे घर में एक लक्ष्मी आई, बेटी का जन्म हुआ मेरा, और हमने सोचा कि शादी के बाद अब 2 आदमी थे तो कुछ नहीं दिक्कत था, अब 3 है, एक बच्ची है, अब इसके लिए तो हमको कमाना पड़ेगा ही। अब इसी बीच में मेरे पास एक चीज़ हम सीखे थे, जिसे बोलते हैं जादू, मैजिक। तो अब उसको इस्तेमाल करना था यहाँ पे। वो कहा जाता है ना कि आप जीवन में कुछ भी सीखो कहीं से भी, वो बेकार नहीं जाता है, कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल होता है। तो अब उसका इस्तेमाल करना मेरे जीवन में बाकी था। तो हमने उसे सीखा था, एक सीतामढ़ी के जोकर है जो नाच के प्रोग्राम में खेल दिखाते हैं, हम उसी से सीखा था। और ये इस तरह का प्रोफेशन है कि लोग जादू सिखाना नहीं चाहते। अगर कोई मैजिशियन है तो वो किसी को मैजिक सिखाना नहीं चाहते हैं। मैजिक इसलिए नहीं सिखाना चाहते हैं कि अगर सिखा देंगे तो फिर इसका जो प्रभाव है वो खत्म हो जाएगा। तो हमने कुछ पैसे इकट्ठे किए, और मैजिक का इंस्ट्रूमेंट आता है तो इंस्ट्रूमेंट हम खरीद करके लाए, और स्कूल वगैरह सब में जा करके मैजिक का खेल दिखाते थे। और वहाँ खेल दिखाने के बाद बच्चे कोई 5 रुपया, कोई 10 रुपया, कोई 20 रुपया ऐसे देता था। तो फर्स्ट टाइम जब स्कूल में हमने प्रोग्राम दिखाया तो उसमें 435 रुपये मिले थे। घर पे आए, पत्नी बड़ी खुश हुई कि 435 रुपये हम कमा करके आए, वो भी कैश। तो फिर अगले दिन निकले। अब सोचे कि आज 435 रुपया, कल 1000-1500 ऐसा भी हो जाएगा। लेकिन उसमें भी उतार चढ़ाव आए। कई बार हमें 25 रुपये भी मिले किसी प्रोग्राम में, तो किसी प्रोग्राम में 90 रुपये मिले, किसी प्रोग्राम में 200, तो किसी में 1000। तो ऐसे उतार चढ़ाव हमें उस बिजनेस में भी देखने को मिला। इसी पीरियड में आया यूट्यूब, जो कि 4G उस समय लॉन्च हुआ था जियो की तरफ से। तो हमारे एक भैया थे जो उत्तर प्रदेश से मोबाइल 4G खरीद करके लाए थे, तो उन्हीं के मोबाइल में हम वीडियो देख रहे थे। उसमें मैजिक का भी वीडियो था, और कुछ यूट्यूबर ऐसे थे जो नए थे और इस प्रोफेशन से जुड़े नहीं थे, फिर भी वीडियो बना करके डाल रहे थे, और उसका अच्छा खासा व्यूज आ रहा था। तो हमने सोचा कि हम तो इसे बेटर कर सकता हूँ और इसे अच्छा कर सकता हूँ, तो क्यों नहीं यहीं पर दिखाया जाए और इसके बारे में बताया भी जाए कि आप कैसे मैजिशियन बन सकते हैं और इस खेल को आप कैसे दिखा सकते हैं। तो यही चीज़ को हमने यूट्यूब पे करना शुरू किया। और स्टार्टिंग में जब वीडियो बनाए तो उस समय हमें ये जानकारी नहीं थी कि वीडियो बनाने के लिए एक माइक की भी ज़रूरत होती है, और वीडियो बनाने के लिए एक ट्राइपॉड की भी ज़रूरत होती है। बस मोबाइल को एक बच्चे को ऐसे पकड़ा करके सामने जो भी कुछ होता था हम दिखा देते थे। दिखाने के बाद
फिर उस वीडियो को एडिट करते थे और फिर यूट्यूब पे डालते थे। अब वीडियो में कमेंट आता था कि आपका वीडियो हिलता बहुत है। अब हमने सोचा कि वीडियो हिलता है, इसको रोकने का कोई उपाय करना होगा। फिर उसे कुर्सी के ऊपर डाल करके और स्टेबल करके वीडियो शूट करना शुरू किए। फिर कमेंट आता था कि आपका लाइटिंग क्या है, तो समझ में आया कि वो लाइटिंग का भी इसमें रोल होता है, जबकि हम तो खुले आसमान के नीचे करते थे। तो फिर हमने कंटिन्यू इसमें वीडियो डालता गया और 22 वीडियो डाले थे और किसी वीडियो पे 100, 200, 500, 1000 ऐसे व्यू। स्टार्टिंग में तो हम खुद ही दूसरे का मोबाइल लेकर के चैनल सब्सक्राइब करके 18 सब्सक्राइबर पुराए थे और 25 सब्सक्राइबर मेरा 3 महीना बाद था। हमने सोचा कि यहाँ पर लगता है नहीं हो पाएगा, लेकिन 3 महीने बाद अचानक मेरा एक वीडियो वायरल गया जिसमें हमने बताया था कि दूध गायब कैसे किया जाता है, जादूगर दूध गायब कैसे करते हैं, और उस वीडियो को आज डाले और अचानक 15 मिनट बाद 40,000 व्यू। अब हम बोले कि अब मेरा यहाँ पे लग काम कर गया और अब हमें यहाँ पे कंटिन्यू होना है। तब से हमने वीडियो डालना वहाँ पे शुरू कर दिया और वीडियो डालते गया और अभी 1 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर मेरा वहाँ पे हो गए हैं। और एक और सुमन मैजिक शॉप नाम का चैनल है, वहाँ पे भी मेरा 3,35,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं। तो इस तरह से हमने काफ़ी इस पर ध्यान दिया और इस मुकाम पे पहुंचा हूं। और इसके अलावे यूट्यूब के अलावे ही इसी के इनकम से हमने एक बिजनेस तैयार किया है जो कि हमें बहुत ही हेल्प करता है, फाइनेंशियल रूप से बहुत हेल्प करता है। और ये दोनों मिला करके अभी मैं एक अच्छी ज़िंदगी जी रहा हूं। तो आप लोगों से यही हम अनुरोध करेंगे कि आप चीज़ों को अभाव में रहते हुए जो चीज़ कर सकते हैं वो सुविधा में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिस बच्चे के पास ऑलरेडी सब कुछ है उसे किसी चीज़ का अभाव की कमी नहीं महसूस होगी और वो कोई भी चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दे सकता है। तो इसलिए आप जिस भी स्थिति में है, जैसी परिस्थिति में है, आप किसी भी चीज़ को करने के लिए अभी से ठान लीजिएगा तो आप जरूर कर पाइएगा। बस आपकी लगन और मेहनत की हार नहीं कभी होनी चाहिए। आप लगे रहिए और मेहनत कीजिए, आप जरूर सफल होंगे। धन्यवाद। अगर आप मुजफ्फरपुर से जुड़ी ऐसे ही कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो जोश टॉक मुजफ्फरपुर को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।